नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड कोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं और आप सभी के अध्ययन को जारी रखते हुए हम अपने अध्याय को वापस कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आपको देव उठनी 11 उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा अबूझ सावा है जिसपे सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ध्यान रहना चाहिए। इस विवाह के शुभ अवसर पर आप सभी को एक बार फिर देव उठनी 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं। वही जनरल साइंस का एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए नस्ते नाबूद होगा। चर्चा करते हैं। अपन आज के टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगे किस प्रकार से गति करती है, किस प्रकार से तरंगे उत्पन्न होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। जब कोई आवेशित कण गति करता है, हम पहले परमाणु और अणु में पढ़ चुके हैं कि कोई ना कोई कण क्या करता है, या तो वो धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है, या उस पर उदासीन आवेश होता है। जिस पर कोई प्रकार का आवेश नहीं होता है उसे अपन उदासीन न्यूट्रल कहते हैं। तो जब कोई आवेशित कण गति करता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि आपने कोई लोहे की आपने चुंबक देखी है। जब आप चुंबक को लोहे की तरफ ले जाते हो तो वो क्या करती है, उसको आकर्षित करती है। उसी प्रकार आपने देखा कि दो समान ध्रुव के अगर आप चुंबक मैग्नेट पास में लाते हो तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि वो विपरीत सिरों पर क्या करता है, अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसी प्रकार अपन आगे देख रहे हैं इसको कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने जो मोटर देखी है, मोटर में भी यही होता है। जब अपन आर्मेचर को घुमाते हैं तो उसके अंदर एक विद्युत फील्ड उत्पन्न होता है, जो क्या करता है, उस आर्मेचर को रोटेट कराता है, उसको घुमाता है, जिससे उन मोटर की आप क्रिया को देखते हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित होकर एक तरंग का रूप धारण करते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जहां पर विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे दोनों क्या करती है, आपस में समाहित हो जाती है, तो इनको सम्मिलित रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वहां पर डेफिनेट पता है कि कोई ना कोई आवेशित कण है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या करते हैं, लंबवत व्यवस्थित होकर एक तरंग का रूप धारण करते हैं, इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। साफ साफ आपको इससे समझना है कि जब कोई आवेशित कण क्या करता है, गति करता है, तो इसके चारों विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इन वो क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, आपस में लंबवत व्यवस्थित होता है। कैसे होता है, लंबवत। और इस प्रकार वो एक तरंग का रूप धारण कर लेते हैं, एक सीधी रेखा में गमन करना शुरू कर देते हैं, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। आपने देखा कि तरंग तो जिगजैग गति करती है। कुछ तरंगे होती है जो स्लो होती है, वो आपको जिगजैग होती हुई महसूस होती है, लेकिन कोई फास्ट तरंगे हैं वो क्या करती है, अपनी सीधी रेखा में अपने को दिखती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में उसमें भी सुरंग और गर्त का निर्माण होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। इन तरंगों का संचरण निर्वात में भी होता है। विद्युत तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे, इनका संचरण निर्वात में भी हो सकता है। जहां पर वायु की अनुपस्थिति होती है उस माध्यम को निर्वात माध्यम कहते हैं। आप किसी कांच के माध्यम से देख सकते हैं कि कांच के अंदर आपने देखा कि वायु रहित माध्यम बनाया जाता है, फिर भी उसमें सूर्य का प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि प्रकाश की तरंगे हैं जो निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होती है। यह ध्वनि तरंगों से भिन्न होती है। ध्वनि तरंगों में माध्यम चाहिए। आपने देखा है कि रात को हमें दूर दूर की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन दिन में वो आवाजें हमें सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसका माध्यम बदल गया है। रात के समय में क्या होती है, जो किरणें, जो ध्वनि तरंगे, वो लंबी दूरी तक बहने का उनके अंदर गुण पाया जाता है। इसलिए निर्वात में प्रकाश, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी गमन करती है, लेकिन ध्वनि तरंगे क्या करती है, उनको माध्यम की आवश्यकता होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रकाश का वेग है उसी के बराबर किसका विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश वेग का मात्रक है। इसके बराबर ध्वनि तरंगों का वेग भी होता है। तरंग दैर्घ्य लैम्बडा इसको डिनोट करते हैं।
किसी तरंग के दो क्रमागत सरंग या गर्त। जब तरंग गति करेगी तो वो जिगजैग मोशन में गति करेगी, और जिगजैग मोशन में गति करने का मतलब है कि तरंग या तो ऊपर की ओर जंप करेगी या नीचे की ओर जंप करेगी। तो इस प्रकार से तरंगे चलती है, और ये सुरंग और ये गर्त, इस प्रकार सुरंग और ये गर्त का निर्माण होता है। किसी तरंग के दो क्रमागत, जैसे ये दो क्रमागत है, इन सुरंग या गर्त के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? लैम्ब्डा कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझना है, किसी तरंग के दो क्रमागत सुरंग या गर्त के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से भी डिनोट करते हैं। फिर है आवृत्ति। एक सेकंड में जैसे कितनी जो तरंगे हैं वो क्या करती, तरंग दैर्ध्य की संख्या आती है, वो आवृत्ति कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से, जैसे ये निश्चित बिंदु है, यहाँ से प्रति सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, कितने सुरंग कितने गर्त बन गए, उनकी संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, जिसे न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। फिर बात करते हैं तरंग संख्या की। जैसे तरंग दैर्ध्य हो गई, आवृत्ति हो गई, तरंग संख्या इंपॉर्टेंट है। 1 सेंटीमीटर में उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। 1 सेकंड, मान लीजिए इसकी लंबाई 1 सेकंड है, तो इस 1 सेकंड में जितने तरंग दैर्ध्य है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? तरंग संख्या कहते हैं। इकाई पर सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर के अंदर तरंग दैर्ध्य की संख्या है वो क्या कहलाती है? तरंग संख्या कहलाती है। न्यू बार बराबर 1/λ। 1/λ तरंग दैर्ध्य क्या है? साइन है। और जब इसको तरंग संख्या में जानते हैं तो न्यू बार सी, जितना एरिया उसके ऊपर ये डिनोट करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या कर रही है, आपस में चल रही है, बह रही है, तो ये स्पेक्ट्रम तैयार होता है। जब विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबकी तरंग दैर्ध्य एक समान नहीं होती है। जब कम तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम। जब विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक स्पेक्ट्रम, एक ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस प्रकार से ये सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंग, इसका तरंग दैर्ध्य कम है, अधिक की ओर बढ़ते हैं तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। इसकी चर्चा करते हैं अभी। हाँ, तो हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम के बारे में। जो विद्युत बहुत सारे तरंगे जो तरंग दैर्ध्य की कम से अधिकता की ओर बढ़ती है, तो किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य अपने को तरंगे देखने को मिलती है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज यह है गामा रेज, यह है एक्स रेज, यह है अल्ट्रावायलेट किरणें, यह है दृश्य किरणें, यह है इंफ्रारेड किरणें, यह माइक्रोवेव सूक्ष्म किरणें, रेडियो वेव तरंगे, जो रेडियो तरंगे, ये तरंगे। तो अपन बात करते हैं जितनी तरंगे आगे से आगे बढ़ रही है, क्रमागत रूप से बढ़ रही है, जिनका इनका तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा है, कॉस्मिक रेज का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। और इनकी तरंग संख्या भी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिनकी तरंग संख्या ज्यादा है उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है। और इनकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिनकी ऊर्जा ज्यादा होती है उनका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? वो कम होता है। और जिनका आपने गामा किरणों इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में क्या करती है? आपको प्रदर्शित होती है। जिनका तरंग दैर्ध्य कम है वो आगे आगे जाते जाते तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, उन किरणों की ओर वो गति करती है। अब अपन बात करते हैं दृश्य क्षेत्र, विजिबल एरिया। आपने देखा कि हमारी आंखों की जो संवेदन क्षमता होती है उसको हम देखते हैं, तो जैसे ये 400 नैनोमीटर की दूरी तक क्या करते हैं? देखते हैं। तो 400 नैनोमीटर को ही 4000 एंगस्ट्रम कहते हैं। हमारी आंखों की जो संवेदन क्षमता है उसको देखते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उससे लेकर जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वहां तक अपन देख सकते हैं। हमने कलर भी देखे, 7 रंग होते हैं। जैसे वॉयलेट, जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे अधिक होता है।
वॉयलेट कलर को आप किसी भी लाइट की रोशनी में देखते हो, जब दिन में देखते हो तो आपको कम दिखता है और वो प्रकीर्ण हो जाता है, फैल जाता है। और वॉयलेट, फिर इंडिगो नीला, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लाल कलर का प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है। यही कारण है कि यातायात के संकेत या खतरे के चिन्ह लाल रंग के बनाए जाते हैं। इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के द्वारा जो दृश्य प्रकाश किरणें हमने पढ़ी है, विबग्योर्स के नाम से इसको ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, लाल रंग की क्या होती है, प्रकाश की प्रकीर्णन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है, और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन कम है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है, और वो अपने को दूर दूर तक अपने को दिखती है। इस प्रकार से यातायात के संकेत और खतरे के चिन्ह भी लाल रंग के बनाए जाते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि इस मेरी छोटी सी वीडियो से आपको ज्ञानार्जन हुआ होगा। आपने दैनिक जो दिनचर्या में जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक स्टडी के लिए हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टडी के लिए हो, उन दोनों में ये मेरी वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरी वीडियो को तन्मयता से देख रहे होंगे और अपने जो बंधु मित्र हैं उनको भी आप वीडियो को शेयर करने की कोशिश कर रहे होंगे। इस कोशिश को आप एक श्रृंखला बना के जारी रखें और इस प्रकार के ज्ञान के संग्रह को आपके सामने मैं लाता रहूंगा। और इस जनरल साइंस का जो मेरा जो मुद्दा है कि मैं सारे टॉपिक है जिसका आधार मैं आपको बता सकूं, इतनी मैं मेहनत करके आपके सामने वीडियो ला रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, और अपने आसपास के परिवेश में जो भी सरकारी स्कूल के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे अगर सामान्य विज्ञान को पढ़ने की रुचि रखते हैं, उन तक मेरी जो YouTube चैनल आईडी है मिस्टर साइंस टीचर, इसको उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। और आगे मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।